भारत का युवा लंबे समय तक नौकरी ना मिलने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी ने इसे और बड़ा किया है। इस समय भारत के युवाओं को एक विकल्प व्यवस्था देने की आवश्यकता है। यह विकल्प व्यवस्था एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। कैसे एक युवा एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से रोजगार का सृजन कर सके, इस विषय में हमारे साथ आज बात करने के लिए एनआईटी राउरकेला के एफटीबीआई सेंटर के चेयरमैन दिव्यांश सरकार हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते दिव्यांश सरकार दा। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? युवा अगर इस क्षेत्र में आता है तो क्या संभावनाएं उसको दिखती हैं आगे? देखिए रितेश भाई, संभावनाएं तो बहुत है हमारे पास। अ, अभी एंटरप्रेन्योरशिप के जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो जिन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट जो जिन्होंने इतना फोकस किया है, ये कभी पहले नहीं था। यू सी ऑल दी स्कीम्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एवरीथिंग इज, ये सब कुछ यही आत्मनिर्भरता और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर टारगेट करता है। और अगर आप कंपेयर करेंगे विद द जॉब्स के जितने भी या नौकरी के जितने भी संभावनाएं हैं उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का जो अभी सपोर्ट सिस्टम है सोसाइटी में, वो काफ़ी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनआईटी एफटीबीआई को आप ले लीजिए कि यहाँ पे वी हैव 48 प्लस स्टार्टअप्स नाउ, और सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सामने जा रहे हैं अपने उनके उनके प्रोडक्ट्स प्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। हर दिन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर डेवलपमेंट। अच्छा, बहुत बेहतर बना रहे हैं बच्चे। दे आर ऑल यंग पीपल, सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे अलमनी हैं, राउरकेला के आसपास के लोग हैं। हाँ, और बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर ये पूरा सिचुएशन को देखा जाए तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप या अपना स्टार्टअप बनाने का जो जज्बा है, या एंड जज्बा के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी देश में, ये काफ़ी स्ट्रांग हैं। गवर्नमेंट्स के काफ़ी स्ट्रांग फंडिंग स्कीम्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, निधि प्रयास, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग अस टू जनरेट न्यू स्टार्टअप्स, टू हेल्प द स्टार्टअप्स ग्रो। तो काफ़ी बहुत पॉजिटिव संभावनाएं हैं मुझे लग रहा है। तो अगर एक युवा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आगे बढ़ता है और आपके सेंटर में पहुंचता है तो उसका प्रोसेस क्या है एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, या आप उसे और कैसे फैसिलिटेट करते हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर नियम इस तरह से है, हमारा जो सेंटर है उसमें एक हेड ऑफ द सेंटर रहते हैं, जो जो अभी फ़िलहाल मैं हूँ। एंड आई गेट असिस्टेड, मेरे साथ और दो मैनेजर्स काम करते हैं। दो इंक्यूबेशन मैनेजर्स हैं वो, और ऑफिस असिस्टेंट्स हैं जो ये कोर टीम हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर में एक स्टेयरिंग कमेटी है, एफटीबीआई स्टेयरिंग कमेटी। उनका काम क्या है? उनका काम ये है, हमारे पास जब भी कोई नया प्रपोजल आता है, नया आइडिया आता है, वो कैसे आता है? वो बहुत सहज है। हमारे पास एक जॉइन एफटीबीआई बोल के एक फॉर्म है। दो तरह का ज्वाइनिंग होता है, एक है प्री इंक्यूबेशन और दूसरा है इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन अर्थात जो इंक्यूबेशन से थोड़ा कम मैच्योर है, मतलब एक नया आइडिया है, कुछ भी जस्ट आइडिया स्वरूप उनके पास एक है और वो आइडिया काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है या काम नहीं बढ़ा है, उसको हम लोग प्री इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो उनको बोला जाता है आपको अप्लाई करना है। फिर स्टेयरिंग कमेटी उनको एक डेट देता है प्रेजेंटेशन का, वो प्रेजेंट करते हैं। देन स्टेयरिंग कमेटी अगर
कन्विंस्ड होता है या सोचता है कि ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमें ये टेक ओवर करना चाहिए, हम उन्हें प्री इंक्यूबेशन देते हैं। प्री इंक्यूबेशन में उनको एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस मिलता है, उसके साथ उनके कंप्यूटर फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ ये मिलता है। उसके साथ हम अभी उनको मैन्युफैक्चरिंग स्पेस भी देते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चर कुछ करना चाहे तो। उसके साथ एफटीबीआई का सपोर्ट सिस्टम काम करता है। एफटीबीआई इज लिंक्ड विथ many incubators, government agencies and venture capitalists। तो एफ एक माध्यम है, इंक्यूबेशन सेंटर एक माध्यम है स्टार्टअप को ये सब जगह के साथ जुड़ने का एक इंटरमीडिएट है, जो एक स्टार्टअप के लिए संभव नहीं है। एक स्टार्टअप एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जा सकता, या एक स्टार्टअप को हमेशा फंडिंग स्कीम्स का नॉलेज नहीं रहता है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन से स्कीम्स में अप्लाई करना है। तो एफ यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। वो वेंचर कैपिटलिस्ट्स या स्टार्टअप को ये अवार्ड मैकेनिज्म्स, ग्रांट मैकेनिज्म के साथ जोड़ता है। अगर आप अभी हमारे वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉल दिया है, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रांट है 7 lakhs और एक है 4 lakhs। 7 lakhs इज अ प्रोडक्ट ग्रांट एंड 4 lakhs इज एन EIR ग्रांट। EIR मतलब एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस। आइडिया है, बहुत अच्छा है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड होना चाहिए, IT बेस्ड होना चाहिए। तो ये फंडिंग एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जब अप्लाई करते हैं एज एन इंक्यूबेटर, स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हमें ग्रांट्स देते हैं, और ये ग्रांट्स हम एक मैकेनिज्म के थ्रू से स्टार्टअप्स के पास पहुंचाते हैं। तो इस तरह से एफटीबीआई फंक्शन करता है। तो कोई एक युवा अगर एंटरप्रेन्योरशिप के इस रास्ते में आता है, तो आगे उसको किन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपका तो इस क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, अगर इस विषय में हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस तो रहेगा, हमेशा रहता है। एक एक आइडिया को बिजनेस स्वरूप या अपना स्टार्टअप या कंपनी रजिस्ट्रेशन तक का जो फासला है, यही काफी चैलेंजिंग होता है। फर्स्ट यू हैव एन आइडिया, देन you have to pitch around that idea, and then you need to think कि आइडिया को प्रोडक्ट की तरफ कैसे लाया जा सकता है। तो ये कंप्लीट चैलेंज है। एग्जिस्ट सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी अभी का जो चैलेंज है वो मैं सोचता हूँ कि टेम्पररी चैलेंज है, क्योंकि अभी कोविड इज द बिगेस्ट चैलेंज हम सफर करते हैं। ये तो हमारे लिए, सबके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको अगर हटाया जाए, अगर हम नॉर्मल लाइफ की तरह सोचें, तो द बिगेस्ट चैलेंज इज कंपटीशन अमॉन्ग द मार्केट्स। एक स्टार्टअप जब बनता है, उसको कॉम्पीट करना है, उसका प्रोडक्ट्स को कॉम्पीट करना है मार्केट में, बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, और उनका सीड ग्रांट, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो टाइम में लगता है, जो सीड ग्रांट हर किसी को चाहिए अपना स्टार्टअप आइडिया शुरू करने के लिए। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट पिच होता है और बैट्समैन बैटिंग करता है, ये उसी तरह का खेल है। आपको आउट नहीं होना है। अगर आप स्टिक करेंगे, आउट नहीं होंगे या मन नहीं बनाएंगे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरे पास काफी उदाहरण हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो टिके रहे, और अभी दे आर डूइंग वेरी गुड। मैं नाम भी ले सकता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स का, एंड दे एवरी वन ऑफ देम हैड दिस प्रॉब्लम्स। एक बैम्बू बेस्ड स्टार्टअप है फुलकेरिया, जो 1 साल पहले उनका वो प्री इंक्यूबेशन में थे। 1 साल भी नहीं होगा प्री इंक्यूबेशन में थे। उनके काफी चैलेंजेस थे, उनका बैम्बू रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, उनके पास मशीनरीज नहीं था, उनके पास सीड कैपिटल्स नहीं था, उनके लोग नहीं थे। जो दो लोग, ओनली 2 people स्टार्टेड दैट स्टार्टअप। एक का नाम है उदित ओराम एंड द अदर इज Anita Oram. So they started from this area, and there were challenges काफी था। नया प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है, ज्वेलरीज का है, गिफ्ट आइटम्स का है, उनके पास सफिशिएंट। बट व्हाट आई फील, 1 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि वो टिके रहे, काम करते रहे, ऑर्डर्स धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहे। हमने उनको ग्रांट भी दिया है, एंड दे आर रियली डूइंग गुड। अभी दे आर ऑन, एंड अभी
हाल ही में एक इनोवेशन कार्निवल हुआ था, उसमें उनका वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है। एंड आई कैन से, मैं आपको बोल सकता हूँ कि उनका प्रोडक्ट अभी मार्केट में नंबर वन है, उनका प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस तरह से एक साल में काफ़ी, मैंने ये एक उदाहरण स्वरूप में ये स्टार्टअप के बारे में आपको दे सकता हूँ। चैलेंजेस हैं लेकिन। तो अभी कोविड महामारी की वजह से बहुत सारे युवाओं का नौकरी चला गया और कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। तो किस किस परिस्थितियों में या फिर कौन से समय में आप उन सब आइडियाज को सुनते हैं, या फिर कौन से समय में वो आइडिया आपके पास पहुंचते हैं, इसके बारे में अगर दर्शकों को बताना चाहें? ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इसमें कोई डेडलाइंस नहीं है। हमारा या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर्स अपना अपना जो एप्लीकेशन है वो ओपन रखता है और पीरियडिकली उसको जज करता है। पीरियडिकली मतलब हमारे पास अगर आइडियाज़ आ जाते हैं, 2-3 आइडियाज़ आ जाते हैं, हम लोग तुरंत एक मीटिंग करते हैं या प्रेजेंटेशन का बंदोबस्त करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें कुछ डेडलाइंस या कुछ कॉल अप एप्लीकेशंस ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स ओपन। अगर कल मेरे पास एक आइडिया आता है, और हम लोगों ने ऐसा किया भी है, कल एक आइडिया आता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे वी कीप अ प्रेजेंटेशन एंड वी इंक्यूबेट हिम और हर। तो ये रेगुलर प्रोसेस है। आपने बताया कि किस तरह से बैम्बू प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया और उसका मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं। क्या आप मीडिया रिलेटेड स्टार्टअप्स को भी फंडिंग देने के लिए काम करते हैं, या फिर ये आपके क्षेत्र से बाहर? और एक बार पूछिए, मैं समझ नहीं पाया। मीडिया रिलेटेड जो स्टार्टअप्स आइडिया है, उनको भी आप क्या फंडिंग दे सकते हैं आपके सेंटर के माध्यम से? हर स्टार्टअप आइडिया के लिए फंडिंग है। हर हर ऐप बेस्ड, मीडिया बेस्ड, ऐप बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, वी आर रेडी टू फंड एनी एनी स्टार्टअप जो आत्मनिर्भरता लाएगा और जिससे देख के हमें लगेगा नहीं ये आइडिया ग्रो कर सकता है। भारत सरकार के अनेक योजनाएं हैं जिसका अभी समाज में बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। आप एक सेंटर के चेयरमैन के तौर पे अगर समाज में जाते हैं तो कौन सा सरकारी योजना सबसे प्रभावी है आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर, तो उसका उदाहरण क्या आप देना चाहेंगे? देखिए, इसको कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप स्टार्टअप के नज़रिए से देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ग्रांट्स। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक स्टार्टअप इंडिया का एक सीड ग्रांट लॉन्च हो रहा है, वो इंक्यूबेटर्स के लिए है। सीड ग्रांट, वो जो ये शायद हमें अभी एप्लीकेशन टाइम्स चल रहे हैं, जून जून को शायद उसका अंतिम डेट है। दैट्स अ 5 करोड़ फंडिंग टू इंक्यूबेटर्स। ये एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको दे रहा हूँ। ये जस्ट लॉन्च हुआ है, उन्होंने सारे इंक्यूबेटर्स का एक मीटिंग भी बुलाया था, मैंने भी अटेंड किया। तो ये इंक्यूबेटर बेस्ड फंडिंग है। अगेन, इंक्यूबिटी बेस्ड फंडिंग है, जहां पे जो स्टार्टअप एंटरप्रेनर है वो खुद अप्लाई करेगा, वो उसका डीएसटी का सीड ग्रांट है। सो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स हैं, मतलब ISBA एक ग्रुप है जो सारे इंक्यूबिटीज को जोड़ता है, हम लोग भी उसका एक मेंबर है। हमेशा ग्रांट्स रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं, हमारे पास हर दिन कम्युनिकेशन आते रहता है। इसलिए लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी कभी स्पेशलाइजेशन है, जैसे MIT का कभी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्पेशलाइजेशन रहता है। DST आई हैव नॉट पर्सनली सीन कि एनी स्पेशलाइजेशन रहता है, हम लोग बहुत लोगों को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीने पहले हमने EIR सिलेक्शन किया, एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस। 10 EIR को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। वो डिफरेंट ब्रांचेस के थे, एग्रीकल्चर में काम करते हैं ऐसे लोग थे, एप्स में काम करते हैं ऐसे लोग हैं, सॉइल टेस्टिंग में काम कर स्टार्टअप के लिए आए हैं, उनको दिया गया है। एलोवेरा बेस्ड स्टार्टअप को दिया गया है, ऐप बेस्ड स्टार्टअप को दिया गया है, एवरीथिंग, केमिकल सैनिटाइजेशन बेस्ड स्टार्टअप को दिया गया है। तो ये जो है, देयर इज वाइड रेंज ऑफ फंडिंग्स अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एक स्टार्टअप सेंटर को हमेशा लूप में रखा जाता है, गवर्नमेंट भी रखती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टअप्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। मैं ये हमेशा बोलूंगा कि देयर इज इनॉर्मस फंडिंग, बहुत फंडिंग है, लेकिन
कोई भी स्टार्टअप एंटरप्रेनर, यंग एंटरप्रेनर को पिच में खड़ा रहना है, उसको फंडिंग जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा. एंड इफ ही इज कनेक्टेड टू इंक्यूबेशन सेंटर, आई एम श्योर ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट द फंडिंग, गाइडिंग, सोर्सेस, नेटवर्किंग, सब कुछ उसको मिलेगा. अभी जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देयर इज वाइड रेंज ऑफ ग्रांट्स. धन्यवाद देवेंद्र, आपने हमारे दर्शकों को एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कैसे आगे काम किया जा सकता है इसके बारे में अनेक बातें बताई. इसके लिए मैं हमारे दर्शकों को तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं. नमस्कार. नमस्कार.